यूएनएससी चीफ एंटोनिस गुतेरेस के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि यूएनएससी जैसी संस्थाओं के पास अधिकार है लेकिन वो रिलेक्टेंट नजर आती हैं। असल में इस बयान के मायने क्या हैं और क्या ये यूएनएससी जैसी दूसरी संस्थाओं की तरफ भी क्या इशारा है? और जिस तरीके से कोरोना या उससे पहले जो सामरिक मसले दुनिया के अलग अलग देशों के बीच होते रहे हैं, ये उसको लेकर दिया गया बयान है या फिर कुछ और इस बयान को अगर यूएनएससी की संस्था की कार्यशैली और उसके स्ट्रक्चर को देखें तो फिर उसका मतलब और मकसद क्या है? हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं जो समझाएंगे हमें इस बयान, उसके मायने, उसके अर्थ और उनका निशाना या फिर वो कहना क्या चाह रहे हैं और अगर कुछ बदलाव की बात है तो वो क्या हो सकती है। हमारे साथ हैं फॉर्मर एम्बेसडर अनिल त्रिगुनाथ सर। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ हैं आलोक बंसल जी, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन से, सर स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जी हैं, जेएनयू से चेयरपर्सन हैं सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से, सर बहुत बहुत स्वागत आपका भी। शुरुआत में अनिल सर आपसे करना चाहूंगा, जब यूएन चीफ ये कहते हैं कि भाई यूएनएससी जो है उसमें टीथ तो है लेकिन रिलक्टेंट है टू बाइट, कोट एंड कोट, तो क्या इसका मतलब है? और ये जो बयान है ये जिस जगह पर दिया गया, जिस संदर्भ में दिया गया, वो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं टीथ है लेकिन वहां 5 टीथ है और वो एक दूसरे को बाइट करने में नंबर 1 है और उसमें 3 अभी सोचिए, आपके रूस और चीन एक तरफ लगाइए और अमेरिका, यूके और फ्रांस एक तरफ कर दीजिए। अब इन 5 मुल्कों का आपस में मेल मिलाप अक्सर हो नहीं पा रहा, कई सालों से हम देख रहे हैं। और ये खाली यूएनएससी टूथलेस नहीं हो गई है, ये पूरा का बिकॉज ये वीटो पावर जो सिस्टम इन लोगों के पास है 5 कंट्रीज के, और आपस में इतना ट्रस्ट डेफिसिट है कि ये जो भी चीज़ एक बोलता है तो दूसरा उसको काटने को तैयार रहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग अभी एक राइट अप है, इसको सपोर्ट यूएनएससी को आप या यूएन सिस्टम को एक तरह कहेंगे, तो वो आया है प्रेसिडेंट पुतिन से। उन्होंने अभी एक नेशनल इंटरेस्ट में बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा और वो हिस्ट्री के काफ़ी जानकार भी हैं, और उन्होंने कहा कि ये जो वीटो पावर है इसके नेगेटिव तो जरूर है लेकिन ये एक आपस की लड़ाई को, डायरेक्ट फाइट को बचाने की कोशिश करती है। तो चक्कर क्या है सारा, जैसे जहां तक अमेरिका का सवाल आप लगे, मैं ये मानता हूं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम, मल्टीलैटरल सिस्टम को 99% डेसिमेट करने में अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, जबकि वही उसके करता धरता है। अगर आप देखें तो चाहे प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हो या उससे पहले प्रेसिडेंट विल्सन लीग ऑफ नेशंस के हों, तो कोशिश उनकी यही थी कलेक्टिव सिक्योरिटी को बनाया जाए। लेकिन कलेक्टिव सिक्योरिटी का आज का मापदंड ये है, वो ये है कि अगर मेरे लिए सूट नहीं कर रहा है तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी नहीं है और नहीं हो सकती है, और इसीलिए दूसरे काम नहीं कर सकते। तो मेरा मानना यह है कि एक रिफॉर्म्स यूएनएससी में बड़ा जरूरी है इस वक्त, क्योंकि जो चीज़ ये दर्शाता है, जिस तरह के माइंडसेट को दिखाता है, वो विक्टर और वैंक्विश्ड का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का माइंडसेट है। भारत जैसे मुल्क जो एक फाउंडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशंस के, आज इस बार हम लोग यूएनएससी नॉन परमानेंट सीट के लिए अनअपोज इलेक्ट भी हुए हैं और एक अच्छे सपोर्ट के साथ में इलेक्ट हुए हैं। आज तक भारत का नाम काफ़ी आगे बढ़ रहा है और भारत एक क्लेमेंट भी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के लिए। और अब हम मांग नहीं करते, अब हम इसको कहते हैं कि ये हमारा राइट है और राइट होना भी चाहिए, और ये इस बात को सबको पता है। और मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को जो भी है कि कोई भी चीज़ आप देखें, जब उनको सूट करता है यूएन को यूज़ करना एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी के तहत, तो वो यूएन को यूज़ कर लेते हैं। जब नहीं होता तो यूनिलैटरली चले जाते हैं। तो इस वक्त में सबसे बड़ा खतरा यूएनएससी हो या यूनाइटेड नेशंस हो या मल्टीलैटरलिज्म को हो, वो सबसे बड़ा खतरा जो है वो यूनिलैटरलिज्म का है। और उसमें अनफॉर्चुनेट वो मुल्क जिसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए ही वो सबसे बड़ा उसका घातक है, मैं ये समझता हूँ। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, जिस तरीके से मैं कहूँ कि जो मल्टीलैटरलिज्म जो कि एक मकसद था यूएन की तमाम संस्थाओं का, लेकिन शायद उसको ज्यादा पावरफुल, ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए कुछ वीटो पावर के सिस्टम को अडॉप्ट किया गया शुरुआत में। लेकिन क्या सिस्टम में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही वो वीटो पावर सिस्टम है
जिसने इन संस्थाओं के मकसद, उसके लक्ष्य और उसके मैं कहूं कि व्यावहारिक जो मैं कहूं कि काम होने चाहिए थे, उससे दूर कर दिया है। पहले तो ये बात कि आप यूएन चार्टर को यदि पढ़ें तो इस संस्थान को, इस संगठन को बहुत आक्रामक बनाने की ताकत देता है वो चार्टर। चैप्टर 7 हो, चैप्टर 6 हो, एक मिलिट्री अफेयर्स कमेटी बनाने की सोच उसके पीछे, तो चार्टर में बहुत सी ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे यूएन बहुत इफेक्टिव हो सकता है। पर आपने कहा कि ये काम क्यों नहीं कर पा रहा, इस पे टिप्पणी आई है वहां से। तो 3 स्तर पर मैं जल्दी से छोटी छोटी बात कहूंगा, फिर आपको वीटो पर मैं बताऊंगा कि मेरा क्या सोच है उस पर। पहले तो ये कि आप देखें, हाल ही में ये सारे विश्व ने देखा है कि अमेरिका के कम से कम राष्ट्रपति अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। तो लीग ऑफ नेशन के फेल होने का यही एक वजह था कि अमेरिका उस वक्त उसमें सदस्य नहीं बना था। दूसरी बात, जब यूनाइटेड नेशंस बन गया तो क्योंकि सोवियत रूस में, सोवियत यूनियन में और अमेरिका में आपस में तनातनी बनी रहती थी, इसलिए वीटो का इस्तेमाल करते हुए कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता था। हालत अब बनती हुई नजर आ रही है कि चीन और अमेरिका में जो लगातार प्रतिद्वंद जुड़ा छुड़ा हुआ है, जो भिड़ंत उनमें मची हुई है, उसके चलते कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। और तीसरी बात, जो ब्यूरोक्रेसी लेवल पर कि यूएन की ब्यूरोक्रेसी अब 70 साल पहले उनका ढांचा बनाया गया, उसको आज बदलने की जरूरत है। आप देखें, बान की मून ने 2011 में एक अतुल खरे के अध्यक्षता में एक चेंज मैनेजमेंट टीम का गठन भी किया था, जिसका कार्य यही था कि ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से कार्यशाली और बनाया जाए, उसमें एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी कैसे लाई जाए। तो बहुत अलग अलग स्तर पर उसमें परेशानियां, चुनौतियां हैं और तब्दीली लाने की जरूरत है। आपने कहा वीटो का क्या इसमें अहमियत है, मैं अनिल जी से सहमत हूं। वीटो क्योंकि नहीं थी लीग ऑफ नेशंस में, इसीलिए लीग ऑफ नेशन चला नहीं। किसी भी अंतरराष्ट्रीय संस्थान का एक मोटे तौर पे ये नियम होता है कि यदि वो किसी भी बड़ी शक्ति को चुनौती देता है तो संस्थान खत्म हो जाएगा। तो वीटो पावर का यही मतलब था कि आप जो 5 बड़ी शक्तियां हैं, हालांकि चीन 1971 में उसमें जुड़ा, उन 5 शक्तियों के जो कोर इंटरेस्ट है उनको चोट देने वाला कोई भी ये संगठन निर्णय कभी ना ले। और बात यह है कि जैसे अभी विदेश मंत्री ने कहा कि शुरू में तो ये 50 देश थे, अब 193 देश हो गए, 193 देश हो गए हैं। तो जैसे डीकोलोनाइजेशन के चलते 1945 से 65 में 118 देश होने पर बहुत से परिवर्तन आए थे। उस वक्त जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप थी उसको 11 से बढ़ाकर 15 किया गया था। तो अब ये 193 हो गए हैं। तो क्या इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता को बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए, और कैसे बढ़ाना चाहिए? उसमें नॉन परमानेंट मेंबर जमा होने चाहिए और ज्यादा, जो उसमें परमानेंट मेंबर भी ज्यादा होने चाहिए। आज ये एशिया का जो उत्थान हुआ है उसका रिप्रेजेंटेशन है नहीं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, तो तब परिवर्तन की जरूरत है। और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि भारत का इस तरह से चुने जाना 8वीं बार, 184 देशों के सीक्रेट बैलेट में वोट उनको मिलता है 193 में से, उसके पीछे यही इच्छा है पूरे विश्व की कि भारत ने, आप देखिए, पूरा कैंपेन यही किया कि हम परिवर्तन चाहते हैं, हम टेररिज्म पर लेकर संधि चाहते हैं, पूरे जो सिस्टेमिक परिवर्तन है उसको लाना चाहते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल को बदलना चाहते हैं, मल्टीलैटरलिज्म लाना चाहते हैं। यही तो हमने पूरा कैंपेन किया अपनी सदस्यता के लिए। और इतनी बड़ी यदि समर्थन मिलता है तो क्या मतलब है उसका कि पूरा विश्व अब अपेक्षा करता है भारत से कि वहां जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हम बैठे तो जो हमने आज वायदे किए हैं परिवर्तन लाने की, उन पर पुरजोर कोशिश करें। तो ये एक तरह से हमारी क्षमता भी है, हमारे पीछे जो पूरे विश्व का साथ है, पर विश्व की हमारे से अपेक्षा भी है। तो मुझे लगता है आने वाले 2 सालों में भारत को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि ये बहुत सालों से जो बहस छिड़ी हुई है कि परिवर्तन आना चाहिए, उसको सच में जमीन पर उतारे। आलोक जी, लेकिन जिस तरीके से यूएन की, मैं कहूँ ना, यूएनएससी, डब्ल्यूएचओ की बात करें, आईएमएफ की बात करें, जो भी इस तरह की संस्थाएं हैं, क्या वाकई वो अपने वजूद के लिए खुद लड़ रही हैं? और जो उनका कॉन्सेप्ट, जो उनका उद्देश्य, जो एजेंडा हुआ करता था, वो कहीं साइडलाइन है, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं यूएनएससी चीफ? और जिस ग्लोबल गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को लेकर ये सब कुछ था, इसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए था, उससे ये दूर खड़े हैं आज?
देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र का एक बहुत सबसे महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है, संयुक्त राष्ट्र की संरचना इस तरीके से है कि वो हर चीज के लिए प्रमुख राष्ट्रों के ऊपर निर्भर है। उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो अनुदान से चलती है राष्ट्रों के, उसमें भी जो प्रमुख राष्ट्र हैं जो सबसे ज्यादा योगदान करते हैं उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना इस हिसाब से की गई कि उसमें वीटो विल्डिंग पावर्स डाल दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो संरचना की गई, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो भू राजनीतिक परिस्थिति थी उसको परिदर्शित करती है। विश्व बदल गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो स्वरूप है कोई खास पूरी तरह से नहीं बदला। आप ये कह सकते हैं कि रिपब्लिक ऑफ चाइना की जगह पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आ गया 71 में, पर राष्ट्र वही 5 वीटो विल्डिंग राष्ट्र जो द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता थे, जो इसके परमानेंट मेंबर्स थे, वो आज भी हैं। जबकि विश्व का जो स्वरूप है द्वितीय विश्व युद्ध से आज तक काफी बदल चुका है। भारत जैसे राष्ट्र, जर्मनी जैसे राष्ट्र, आज यूरोप में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था आर्थिक रूप से समृद्ध राष्ट्र कौन सा? जर्मनी। इंग्लैंड नहीं है, फ्रांस नहीं है, जर्मनी है। जर्मनी बाहर है, इंग्लैंड और फ्रांस अंदर है। आप देखिए, साउथ अमेरिका से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अफ्रीका से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राष्ट्र और चौथी या पांचवी पांचवी या छठी अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र बाहर है। तो जापान, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो बाहर है। तो जो वैश्विक स्वरूप है उसको परिदर्शित नहीं करता। और चूंकि मैंने कहा कि हर संयुक्त राष्ट्र के संगठन के लिए राष्ट्रों का सहयोग आवश्यक है, अब इसीलिए हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा मैं डब्ल्यूएचओ को पैसा नहीं दूंगा, नहीं देंगे। उससे पहले अमेरिका यूनेस्को से बाहर चला गया था कई साल पहले, तो बंद हो गया। तो क्या है कि संयुक्त राज्य जो पहले मल्टीलैटरलिज्म के फोरफ्रंट में था, जिसने सबसे ज्यादा प्रयास किए, अगर आप देखें चाहे लीग ऑफ नेशंस हो या संयुक्त राष्ट्र हो, जिसके लिए की शुरुआत उन्होंने काफी की, वही सबसे ज्यादा पीछे हाथ खींच रहा है। आज संयुक्त राज्य अमेरिका यह कहता है कि अगर कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जस्टिस है, उसको अगर अमेरिका के लोगों के खिलाफ कुछ केस करता है तो उसके खिलाफ अमेरिका कार्रवाई उठाएगा। तो अब अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो संयुक्त राष्ट्र का भविष्य क्या है? अगर आप और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आज अमेरिका के अंदर है। आज तक तो नहीं, पर कल को हो सकता है वो लोगों को वीजा देने से मना कर दे, लोग नहीं आ सके। इस पे पहले भी समस्याएं हो चुकी हैं जिसको सुलझाया गया है। तो कई समस्याएं हैं। मेरे ख्याल से संयुक्त राष्ट्र संघ के मूलभूत ढांचे की परिकल्पना जो है उसको थोड़ा बदलने की आवश्यकता है, और कुछ ऐसी चीजें होनी पड़ेंगी कि अगर सुरक्षा परिषद को ज्यादा इफेक्टिव होना है तो मेरे ख्याल से एक समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र के पास अपनी इंटीग्रल फोर्स भी होनी चाहिए। हमें संयुक्त राष्ट्र को इफेक्टिव बनाना है तो मैं ये नहीं कहता कि वीटो को खत्म कर देना चाहिए, बट कुछ तो इसमें डाइल्यूशन होना चाहिए कि अगर एक भी राष्ट्र वीटो देता है और 14 बाकी जो सदस्य हैं वो उसके समर्थन में हैं, तो इसमें कुछ तरीका होना चाहिए, या वीटो का कुछ परमानेंट वो होना चाहिए कि भाई आप एक ही प्रस्ताव को 2 या 3 बार से ज्यादा वीटो नहीं कर सकते। क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें एक राष्ट्र इस स्थिति में है कि जो भी कंसेंसस बनता है बाकी शेष विश्व का, उसको रोकने में सफल हो रहा है। तीसरी जो है, जो अभी जो आर्थिक योगदान की बात है, इसके लिए भी हमें कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा कि कल को अगर कोई राष्ट्र बोल दे मैं संयुक्त राष्ट्र को अपना योगदान नहीं देता। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र को योगदान जो है कई राष्ट्रों का कई सालों तक नहीं आता है। तो ये जो समस्याएं हैं, और इसमें जो समृद्ध और बड़े राष्ट्र हैं उनके ऊपर संयुक्त राष्ट्र संघ की जिस तरीके की निर्भरता है वो बहुत ही ज्यादा है, और इसको हमें कम करने के लिए कुछ ना कुछ जो परिवर्तन है मूलभूत वो करने पड़ेंगे। और यही सब कारण हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, जो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे उसमें कुछ नहीं कर पाया। अगर आपने देखा एपार्थाइड का एरा था तो संयुक्त राष्ट्र संघ कोई इफेक्टिव स्टेप नहीं ले पाया। फिलिस्तीन का मसला है, आज भी अटका पड़ा है। बिल्कुल, ये बहुत अहम इस वक्त पड़ाव है, क्योंकि अनिल सर जिस तरीके से अगर यूएन के ओवरऑल चार्टर को देखें और जिस तरीके से उसकी तमाम संस्थाएं हैं, और जैसा कि कहा बंसल साहब ने बहुत अहम कि वही राष्ट्र जो उसकी नींव
लगा रहे थे, जिन्होंने उसे खड़ा किया था, वही शायद उसकी नींव को इस वक्त खोखला कर रहे हैं। तो ऐसे में बदलाव होगा तो कैसे होगा और रास्ता कहां से निकलेगा? देखिए, जहां तक यूनाइटेड नेशंस की बात है, जब ये बना तो सबको जब आप एक कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करते हैं तो एक थोड़ी बहुत सोवरेनिटी कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है, थोड़े बहुत इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। जैसा कि और लोगों ने कहा कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन P5 कंट्रीज़ के ऊपर ही है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जहाँ तक फंडिंग की बात है, उसमें जापान और जर्मनी काफ़ी बड़े मायने में उनको फंड करते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस को। भारत एक ऐसा मुल्क है जो सबसे पहले अपना कंट्रीब्यूशन देता है, चाहे भले ही उतना उनके बराबर नहीं है, लेकिन वो सबसे पहले अपना योगदान करता है उसके अंदर में। पीस कीपिंग में भारत सबसे ज़्यादा आगे बढ़ के अपना पीस कीपिंग ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करता है। जितने भी यूएन के अंदर जो भी मुद्दे उठते हैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, पॉजिटिवली सपोर्ट करते हैं और हर एक चीज़ को। तो प्रॉब्लम यह कि जैसा कि अभी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारा जो भी, जैसे प्रोफेसर सिंह ने भी कहा कि जो हमारा एक बड़ा अभियान चला हमारी अपनी उसके लिए, और भारत का इस वक्त एक मॉरल अथॉरिटी यूनाइटेड नेशंस में काफ़ी बड़ी हो गई है। ये तो दूसरी बात है कि हम एक तीसरी इकोनॉमिक पावर हैं और उसके चलते एक दुनिया आपको दूसरी तरह से देखती है। लेकिन जैसे अभी हमारी जो अप्रोच थी उसमें जो 4 या 5 मुद्दे सबने बताए वो तो थे ही, लेकिन अप्रोच क्या है हमारी? अब वो अप्रोच मैं समझता हूँ कि दूसरे, ये आइडियलिस्टिक दिख सकता है लेकिन सच यही है कि जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब तक बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को होना। तो उसमें यह कि जैसे सम्मान, रिस्पेक्ट, संवाद, डायलॉग, सहयोग, कोऑपरेशन, शांति, पीस, और टू क्रिएट कंडीशंस फॉर समृद्धि, प्रोस्पेरिटी, ये जो 5S का जो एक महात्मा मैं कहूँगा उसको जो समझाया है दुनिया को, वो लोगों को पसंद आता है। क्योंकि अगर आप सिर्फ देखें कि ये 4-5 कंट्रीज ही हैं जिनके बीच में आपस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है और उसके चलते, तो मेन आइडिया ये है। अब रही बात वीटो सिस्टम की कि वीटो सिस्टम को कैसे किया जाए। अब वीटो तो वो छोड़ेंगे नहीं। अभी आपने देखा, मैंने आपको पहले प्रेसिडेंट पुतिन का भी कहा था, उन्होंने कहा कि चूंकि इस बार वर्चुअल समिट हुई तो कोई मुलाकात नहीं हो पाई, तो पहली बार बड़े दिनों के बाद, हालांकि वो लास्ट बार 2015 में उन्होंने एड्रेस किया था, तो अब उन्होंने कहा कि P5 समिट हो जाए। कि तो अभी भी मेरा मानना यह है कि भले ही हमें चाहे अमेरिका कह दे, चाहे रशिया कह दे, या कोई और मुल्क ये कह दे कि भाई हाँ हम भारत को सपोर्ट करते हैं, असली बात यह है कि यूएनएससी के रिफॉर्म्स में इन 5 मुल्कों में से, अगर फ्रांस शायद थोड़ा आगे बढ़ के बोलता है, बट इन 5 मुल्कों में से कोई ये नहीं चाहता है कि वीटो विल्डिंग एक्सपेंशन हो। तो वो चाहते हैं कि भाई हाँ एक्सपेंशन हो जाए लेकिन नॉन वीटो विल्डिंग हो, या 10 साल के बाद ना, तो डिफरेंट टाइप की वो, चलो उसके लिए भी कोई तैयार हो जाए, लेकिन फिर यूएन का जो सिस्टम है वो बढ़ तो नहीं पाएगा। तो मेरा समझना यह है कि यूएन में एक चीज़ है, यूएन जनरल असेंबली, एक सारे मुल्कों के एम्बेसडर्स वहाँ बैठे हुए हैं। एक कोई ऐसा सिस्टम निकालना चाहिए कि जहाँ पर अगर ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2-3 या किस तरह से एक वीटो होती है वहाँ पे, और वो सारी दुनिया, बाकी जितने 15 मेंबर, 14 मेंबर या 13 मेंबर चाहते हैं कि ये चलना चाहिए आगे उस बात को, तो क्यों ना इस चीज़ को ले आकर के जनरल असेंबली या बाकी सारे कंट्रीज़ की एक वोटिंग हो जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो या वैसे फिजिकल वोटिंग हो, जैसे भी हो, एक पर्टिकुलर उस पर, और अगर वो 2/3 या 3/4 वोट से अगर बन जाता है आगे, तो इससे समझ लीजिए कि सारी दुनिया चाहती है ये बात। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के रिफॉर्म्स जब तक आएंगे, लेकिन सच कहें तो हम भले ही मल्टीलैटरलिज्म चाहते हैं, वो कहते हैं मल्टीलैटरलिज्म इज द रिफ्यूज ऑफ द वीक, आजकल ये सिस्टम हो गया। तो मैं ये समझता हूँ जब तक के करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ट्रंप का, इससे पहले भी हालांकि यूएस रिप्रेजेंटेटिव्स ने कई बार कहा कि यूएन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, तो अगर ये उसको सपोर्ट नहीं करता है इसका मतलब है कि आप इसका यूज नहीं है हमारे लिए। पहले कोल्ड वॉर के टाइम पे सोवियत यूनियन और उसके बीच में चलता रहा, अब एक न्यू कोल्ड वॉर 2 डेवलप हो रहा है जिसके बीच में चाइना, रशिया एक तरफ, और फ्रांस, जर्मनी, और फ्रांस, यूके एंड यूएस एक तरफ हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन हमेशा चलती रहेगी। तो इसका मतलब ये कि कैंपेन चलाना पड़ेगा यूनाइटेड नेशंस में, जिसमें कि एक्सपोज करना पड़ेगा। और जैसा कैप्टन साहब ने कहा कि ये सही बात है कि जो इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है उसको जब तक डिपेंडेंट रहेंगे अमेरिका या किसी कंट्रीज के ऊपर, तब तक प्रॉब्लम बढ़ती ही रहेगी।
तो उसका एक बहुत जरूरी होना है। एक तो उनकी बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेसी है यूएन की, तो 60-70% बजट तो यूएन की ब्यूरोक्रेसी में चला जाता है टोटल, तो उसको भी किसी तरह से लीन एंड थिन स्मार्ट आर्किटेक्चर बनाने की भी जरूरत है। ओके बंसल सर, जिस तरीके से जब मैं कहूँ कि गुतरेस साहब बोलते हैं और एक चीफ जब अपनी मैं कहूँ कि एक तरीके से बेबसी यहाँ पर दिखा रहा, उस तरह के बयान जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, तो फिर क्या इस वक्त जरूरत जो है वो सबसे ज्यादा है इसके स्ट्रक्चर में बदलाव को लेकर? लेकिन स्ट्रक्चर में बदलाव के साथ साथ जो अनिल ने थोड़ा इशारा किया कि जब तक फाइनेंशियल सपोर्ट का कोई सिस्टम डेवलप नहीं होगा और तब तक डिपेंडेंसी उन 5 या 6 या 7 बड़े मुल्कों पर बनी रहेगी, तब तक इसमें बदलाव की बात सोचना भी शायद मैं कहूं कि वो बेमानी सी दिखती है। देखिए, बिल्कुल, जब तक एक संस्था किसी दूसरों के ऊपर निर्भर है, तो जिनके ऊपर वो प्रमुख तरीके से निर्भर है उनके खिलाफ कैसे कदम उठा सकती है। आज जैसा कि मुझे मालूम है, उसमें 50% से ज्यादा जो योगदान है वो P5 से आता है। हालांकि जर्मनी और जापान जो है बहुत बड़े वो है कंट्रीब्यूटर हैं, पर आप देखिए जो सबसे 2 बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं अमेरिका और चीन है, और वो दोनों ही मेरे ख्याल से करीब 42% योगदान देते हैं इसके लिए। तो उस स्थिति में जो है एक जो संस्था है पूरी तरह से निर्भर है, जो संयुक्त राष्ट्र के जो संस्था के जो इनहेरेंट ब्यूरोक्रेसी है वो समझती है कि यहाँ की क्या कमजोरियां हैं। और जैसा कि अनिल जी ने कहा कि अब संयुक्त राज्य अमेरिका जो एक जमाने में मल्टीलैटरलिज्म का बहुत प्रबल समर्थक होता था, आज वो ये मानता है कि यूनाइटेड नेशंस और कुछ नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक टूल है। तो अगर वो फॉरेन पॉलिसी का टूल है तो फिर वो एक निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय संस्था किस तरीके से बन सकता है? जब आप उसके अंगों को फंक्शन करने की आजादी नहीं देंगे तो किस तरीके से वो आगे थ्राइव करेगा? तो इसमें कई समस्याएं हैं मेरे ख्याल से, और अब इसके बारे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सोचना पड़ेगा। और दूसरा, द्वितीय शीत युद्ध मेरे ख्याल से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो जिस तरीके की स्थिति शीत युद्ध के दौरान थी कि आपको एक तरफ से 3 वोट मिलते थे परमानेंट P5 में से और बाकी उसके वीटो हो जाते थे या कुछ होते थे, अब उसी तरीके की स्थिति अब आपको कुछ काफी हद तक देखने को मिल रही है आजकल भी जो है, जो विश्व है करीब करीब खेमों में बंटने लगा है। और अगर विश्व इस तरीके से खेमों में बंटता रहा तो आप आगे चलकर देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है बहुत ही कम विषयों पर कोई प्रस्ताव पारित करने की स्थिति में होगी। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो इसका आगे चलकर क्या होगा? तो इसका मूलभूत स्वरूप जो है उसको बदलने के लिए कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है, लेकिन यह प्रयास जब ही हो सकता है जब P5 के सदस्य से ऐसा चाहें, और ऐसा होगा नहीं क्योंकि P5 के सदस्य कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो उनका जो कंट्रोल है संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के ऊपर वो किसी भी तरीके से कमजोर हो। तो ना वो चाहेंगे कि इस टेबल पे, हाई टेबल पे कोई और आए, और ना वो चाहेंगे कि उनकी जो शक्ति है उसमें कुछ तरीके का कमी हो। पर मेरे ख्याल से कुछ ग्रेजुअल चेंजेस लाने की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कि वीटो पे कुछ तो रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि एक राष्ट्र साल में कितने वीटो कर सकता है, या एक ही प्रस्ताव पे आप कितनी बार वीटो कर सकते हो, या अगर 14 सदस्य पूरे के पूरे आपके खिलाफ हैं तो एक सदस्य का वीटो क्या नलीफाई हो सकता है? कुछ ना कुछ चीजें हमें आगे चलकर करनी पड़ेंगी कि जिससे कि ये सिर्फ कुछ राष्ट्रों की बपौती ना बन जाए और जो वैश्विक समस्याएं हैं उनसे ठीक तरीके से निपटे। जैसे कि हमने देखा कि आज भी जो है संयुक्त राष्ट्र के अंग जो विभिन्न समस्याओं से जूझने के लिए बनाए गए थे वो पूरी तरह से नाकाम है। जैसे WHO की बात करते हैं आज, जबकि विश्व जो है एक बहुत भयानक पेंडेमिक से गुजर रहा है, और जो सबसे बड़ा योगदान करने वाला राष्ट्र था उसने तो कहा कि अब हम पैसे ही नहीं देंगे, तो आपने WHO को अंडरमाइन कर दिया है। तो इसी तरीके की घटनाएं चल रही हैं। दूसरी तरफ क्या है कि संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद जब कोई प्रस्ताव पारित करता है तो उसको इंप्लीमेंट कैसे करें, उसके लिए आपको फोर्सेस लेनी पड़ती हैं दूसरे राष्ट्रों से, चाहे शेड्यूल 6 के अंडर लें, शेड्यूल 7 के अंडर लें, वो अलग अलग वो हैं, लेकिन वो भी आप दूसरे राष्ट्रों की सेनाएं लेते हैं। तो मेरा यह भी प्रस्ताव था, शायद एक समय आ गया है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी एक सैन्य टुकड़ी की स्थापना की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो आप कदम उठाएंगे वो अगर आपके जो इंटरनेशनल ट्रूप्स होंगे वो मेरे ख्याल से निष्पक्ष रूप से कार्य कर पाएंगे और कई
जो उन इलाकों में जहां पे कि संघर्ष हो रहा है, जहां पे कि असंतोष है, वहां पे शायद शांति स्थापना की तरफ ज्यादा योगदान कर सके। ओके, संत सिंह सर, एक आखिरी मैं चाहूंगा आपसे कि क्या अगर यूएन के ओवरऑल सिस्टम या उसके जो संविधान या चार्टर है, कहीं कोई इस तरह का रास्ता या मैं कहूँ कि हिंट नहीं है जिसके चलते, जिसके सहारे इसमें बदलाव की शुरुआत की जा सकती हो, और अगर करनी है तो वो पहला स्टेप कहां से होगा और रास्ता कहां तक जाएगा? देखिए कविंद्र, वो जो संयुक्त राष्ट्र की रचना हुई है वो राष्ट्र की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए की गई है। वीटो पावर की बहुत अहमियत है, इसमें दो राय नहीं है, पर जो बेसिक जो मौलिक सिद्धांत है यूनाइटेड नेशंस का वो ये कि वो राष्ट्रों की संप्रभुता को, एक राष्ट्र को एक वोट देने का उन्होंने संरचना की है इसमें। तो आप देखें कि किस तरह से कभी कभी जब सिक्योरिटी काउंसिल में मतभेद होता है, वो निर्णय नहीं ले पाते, तभी शायद इस तरह का एक अवसर बनता है। सबसे पहला सबसे बड़ा परिवर्तन जो संयुक्त राष्ट्र में आया था वो 1949 में आया था, जब यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग एक जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन से शुरू हुआ था, और वो आज संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तो ये तो सुरक्षा परिषद ने नहीं तय किया था कि एक यूएन पीस कीपिंग का अरेंजमेंट बनाया जाए, ये तो जनरल असेंबली के एक रेजोल्यूशन से ये तय किया गया। ठीक वैसे ही दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन कब हुआ? 1965 में दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, जब डीकोलोनाइजेशन हुआ। मेंबरशिप जो सदस्यता थी वो 50 से 118 हो गई 1965 तक। तो ये अफ्रो एशियन नेशंस की वजह से, जिसको नॉन अलाइनमेंट बाद में कहा गया, उनके प्रभाव से ही बदलाव आया कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता को 11 से 15 किया गया। ठीक वैसे ही इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की सदस्यता को 18 से 27 कर दिया गया। तो ऐसे बहुत से मौके आए हैं जब सुरक्षा परिषद अपने आप निर्णय नहीं ले पाती है। ठीक उसी वक्त आप नए मुद्दों को देखें, यदि आप जो क्लाइमेट चेंज की जो डिबेट है, यूएनएफसीसी की जो मीटिंग्स होती हैं, उसमें भारत का कितना प्रभाव है, कितना विजिबिलिटी है। तो ऐसा नहीं है कि P5 के जिनके पास वीटो है, उनकी वीटो के चलते कोई रास्ता नहीं है दूसरा। मुझे लगता है इस वक्त भारत को इसी समय कोशिश करनी चाहिए कि जो नॉन परमानेंट 10 सदस्य हैं उनका नेतृत्व वो अपने हाथ में ले, एक पूरा रुझान बनाए सुरक्षा परिषद में, और उसको इस्तेमाल करके जनरल असेंबली में एक रुझान बनाए कि कितने ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कम से कम 2 दशकों से लगातार बहस चल रही है, उसमें उसको कार्यान्वित करना होगा। मुझे लगता है बहुत अभी स्पेस है जिसमें भारत मैन्यूवर कर सकता है और नॉन परमानेंट मेंबर्स को साथ लेकर परिवर्तन लाने की कोशिश कर सकता है। अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने आप से बहुत उत्सुक है कि कुछ परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि जो कार्यक्रम बनते हैं उनको किस तरह से कार्यान्वित किया जाए, वो नहीं हो पाते हैं। तो उनकी जो उनको भी अच्छा नहीं लगता, उनकी साथ पर भी चोट लगती है। इसलिए तो मुझे लगता है परिवर्तन के लिए विश्व तैयार है, इसीलिए इतना बड़ा समर्थन मिला है भारत को। सभी देशों को, 10 देशों को साथ लेकर उनका नेतृत्व अपने हाथ में लें और परिवर्तन की और पूरी पुरजोर कोशिश करें। मुझे लगता है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है इस बार, बेहतर मौका भी है। और इस वक्त जब मैं कहूँ कि यूएन चीफ ये कहते हो कि